मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस के ऊपर। और आज है 19 मई। 19 मई के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मैं उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। शायद आप लोगों को ये जरूर पसंद आ रहा होगा। आप लोग जो भी इसमें चाहते हैं कि सर इसमें ये इंप्रूवमेंट कीजिए, तो मेरे द्वारा वो इंप्रूवमेंट जरूर किया जाएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग मुझे वो बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज कवरेज के साथ में मिस यूनिवर्स बनाया गया है एंड्रिया मेजा को, जो कि मैक्सिको की रहने वाली हैं। इसके अंदर रनर अप के तौर पर भारत की भी एक महिला थी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि वो भारतीय महिला कौन है। भारत और दक्षिण अफ्रीका का समर्थन करेगा चीन। WTO के अंदर रिसेंटली आपको पता होगा कि भारत ने ये अपना दावा प्रस्तुत किया था कि यदि जो कोरोना की वैक्सीन है उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से बाहर कर दिया जाए तो इसका फायदा सभी देशों को मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका दो ऐसे देश हैं जो कि वैक्सीन का सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। और अब जो है इसके समर्थन में चीन आकर खड़ा हो गया है। WTO के हेड रॉबर्ट अजावाडो हैं, इन्होंने अभी अनाउंस किया था कि वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। अब गर्भस्थ शिशु तक पहुंचा कोरोना वायरस। रिसेंटली ये एक न्यूज जो है वो चंडीगढ़ के अंदर देखी गई, जहां पर 9 जो बच्चे हैं जो गर्भ में थे उनकी मौत हुई है और ये कोरोना वायरस अब गर्भ में भी पहुंच चुका है। नारद स्टिंग मामले को लेकर बंगाल की सियासत गर्म। वहां पर 4 जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है नारद स्टिंग ऑपरेशन के तहत। ये स्टिंग ऑपरेशन 2014 के अंदर करवाया गया था और 2016 के वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शन से पहले एक 52 घंटे का वीडियो रिलीज कर दिया गया था इस ऑपरेशन का, तो जिसमें कई नेता जो थे लीडर्स वो उसमें घूस लेते हुए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते दिखाई दे रहे थे। अब जो ये केस सीबीआई के पास में है, इस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है और 19 मई को मतलब आज जो है इस पर सुनवाई होने जा रही है। वैक्सीन के लिए जम्मू और शोपिया बने मिसाल। वैक्सीन की कमी है पूरे देश के अंदर, लेकिन फिर भी 90% जो है वहां पर कवर कर लिया गया है लोगों को, उनको वैक्सीन लगाकर। सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया बदलने की मांग। रिसेंटली एक एजेंसी ने यह कहा है कि वो जो नियुक्त किए जाते हैं चुनाव आयोग के अंदर, आयुक्त और उपायुक्त जो नियुक्त किए जाते हैं उनकी चुनावी प्रक्रिया को बदला जाए। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जारी किए 5,968 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन का लक्ष्य है 2024 तक हर घर नल से जल जो है वो पहुंच जाना चाहिए। और इसमें अभी जो 100% यानी कि पूरे 100% तक गोवा प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर तेलंगाना, तीसरे पर अंडमान निकोबार और रिसेंटली चौथे स्थान पर पौंडीचेरी आया है। ओली की शपथ पर विवाद दोबारा प्रक्रिया के लिए 4 याचिकाएं जो हैं वो दायर की गई हैं। जब विद्या देवी भंडारी जो कि नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं उन्होंने शपथ दिलाई, तो केपी शर्मा ओली ने उनके शब्दों को रिपीट नहीं किया, उन शब्दों को बोला नहीं और इस कारण उनकी शपथ जो है वो अधूरी मानी जा रही है और इसके लिए 4 याचिकाएं जो हैं वो दर्ज की गई हैं। ओलंपियन सुशील कुमार पर 1 लाख का इनाम घोषित। देखिए, इंसान का मानसिक जो अस्तित्व है वो कब खराब हो जाता है, मानसिक संतुलन जो है वो कब खराब हो जाता है, इस मामले में एक उदाहरण हमारे सामने है ओलंपियन सुशील कुमार का। इन पर अभी 1 लाख का इनाम घोषित है। एक समय था जब इन्होंने मेडल्स की बारिश कर दी थी, लेकिन अब जो है इनके ऊपर ही इनाम की घोषणा कर दी गई है क्योंकि इन्होंने अपने ही साथी, एक 22 वर्ष की उम्र में अपने ही साथी की एक हत्या कर दी और इस मामले में ये अभी छिपते फिर रहे हैं। तो इनके ऊपर 1 लाख की इनाम जो है वो घोषणा की गई है, लेकिन इन्होंने अभी एंटीसिपेटरी बेल जो है वो दायर की है। टेलीमेडिसिन सेवा गांवों तक पहुंचाने की जरूरत। टेलीमेडिसिन मतलब सैटेलाइट की मदद से गांवों तक पहुंचाई जाएगी डॉक्टर्स की सुविधाएं, उनकी सेवाएं जो हैं वो पहुंचाई जाएंगी ताकि कोरोना काल के अंदर हर व्यक्ति को सुविधा मिल सके डॉक्टर्स की। स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए लेके आता है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। सिमॉर्ग सुपर कंप्यूटर किस देश के द्वारा निर्मित किया गया है? तो आप लोग याद रखना, ईरान के द्वारा ये सुपर कंप्यूटर निर्मित किया गया है जो कि सबसे तेज है। इसका जो नाम है, मतलब सिमॉर्ग जो है, ये एक पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो कि कैसा है, एक फारसी पक्षी है, इसके नाम पर रखा गया है। जब भी सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर किया जाता है तो वो पीएफ मतलब पेटाफ्लॉप्स, मेटाफ्लॉप्स, इनके अंदर इसको मेजर किया जाता है। यदि हम लोग बात करें कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आप लोग याद रखना, परम जो है ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। पूरा नाम जो है वो है परम सिद्धि एआई। ये जो है भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जबकि पूरे वर्ल्ड के अंदर फुगाकू जो है, फुगाकू जापान का सुपर कंप्यूटर है और ये सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान, और ईरान के अंदर भारत ने जो बंदरगाह निर्मित किया है वो है चाबहार बंदरगाह। ठीक है, इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी है बगदाद। इजराइल की जो राजधानी है यरूशलेम। और रिसेंटली आपको पता होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के अंदर अभी काफी अच्छा खासा ये युद्ध स्तर जो है वो पहुंच चुका है। तो चलिए हम लोग कई कंप्यूटर की टर्म जो है इनके बारे में जानेंगे अभी, कि सुपर कंप्यूटर हैज बीन नेम्ड आफ्टर द फोनिक्स लाइक बर्ड कॉल्ड द सिमोर्ग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक फारसी पक्षी के नाम पर यह नाम रखा गया है, और ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है? अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, तेहरान की ये यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा इसे निर्मित किया गया है। ये लोकेट कहां पर है? ये इट इज लोकेटेड एट द ईरानियन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर रिसर्च सेंटर, वहां पर ये जो है इसको निर्मित किया गया है। इसकी कैपेसिटी आप लोग देखिए 0.56 पेटाफ्लॉप जो है ये इसकी कैपेसिटी है, और ये दावा किया जा रहा है कि अगले 2 महीने के अंदर 1 पेटाफ्लॉप्स तक इसकी स्पीड पहुंच जाएगी। देखिए कई टर्म्स हमारे पास में हैं, जैसे सीपीयू की पूरी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसे हम लोग कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। रैम, इसको हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो इसको कहा जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो एक नॉन परमानेंट जो मेमोरी होती है जिससे ड्राइवर्स जो रन करते हैं वो कहलाता है रैम, जबकि रोम जो होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है ये इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसे जो आविष्कार किया गया था वो जॉन शेफर्ड के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। जॉन शेफर्ड ने एटीएम मशीन का आविष्कार किया था। एलईडी, इसको हम लोग कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। देखिए सीएफएल भी आती थी पहले, तो सीएफएल जो है वो तो आज चलती नहीं है, अब जो है वो एलईडी ज्यादा प्रचलन में आ गई है। सारी फुल फॉर्म जो है वो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में बिजली गिरने से 18 हाथियों की मौत हुई? बड़ी ताज्जुब की बात है, और ये कंसर्न जो है वो साइंटिस्ट के पास में गया और उन्होंने इस चीज को प्रूव किया कि हाँ कई ऐसे मेथड्स हो सकते हैं कि बिजली गिरने से हाथियों की मौत भी हो सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो भी एक गुड कंडक्टर की तरह काम करती है। देखिए मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, वहां पर मैंने ग्रेफाइट को नॉन कंडक्टिव मटेरियल बता दिया था, तो आप लोग उसको थोड़ा सा करेक्ट करना। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर। तो ये जो है 18 हाथियों की मौत हुई है ये असम के अंदर हुई है। ठीक है, तो असम के अंदर ये हाथियों की मौत हुई है, और इस चीज को प्रूव भी किया गया साइंटिस्ट के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों को पता होगा कि 35% जो है वो ग्रेफाइट वहां पर खोजा गया था। सिक्किम जो है वो भारत का पहला जैविक राज्य है। भारत का पहला जैविक राज्य यदि पूछा जाए तो वो कौन सा है? सिक्किम है। और सिक्किम की विधानसभा ही एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहां पर धर्म के आधार पर सीटें जो हैं वो रिजर्व रहती हैं। आसाम के अंदर जितने भी मदरसे हैं उनको सामान्य स्कूलों के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया।
और वहां की 56 यानी कि 56 संस्कृत जो स्कूलें थी, इनको भी सामान्य स्कूलों के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। देखिए असम से ही क्या किया जाएगा कि जो पैंथर हैं, ब्लैक पैंथर, उनको विश्व के सबसे बड़े चिड़ियाघर जो कि गुजरात के अंदर स्थापित होने जा रहा है रिलायंस की तरफ से, वहां पर पैंथर जो है वो स्थापित किए जाएंगे। बात करें हम लोग मणिपुर की, तो मणिपुर के अंदर एक झील है जिसको कहते हैं हम लोग लोकटक झील, और लोकटक झील के ऊपर एक नेशनल पार्क स्थित है, केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो स्थित है और भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। मणिपुर से ही संबंध रखती है कौन? एमसी मैरीकॉम। एमसी मैरीकॉम। चलिए, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द डिकेड 2021 कौन बनी है? ये बनी है एमसी मैरीकॉम। अभी हम लोग बात ही कर रहे थे, एमसी मैरीकॉम जो है वो बनी है और इनका संबंध मणिपुर से है। अभी हम लोगों ने इनकी बातचीत की। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल जो है वो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। जैसे हम लोग बात करें ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसकी है? ये है नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला की ये बुक है, ठीक है। जबकि हम लोग बात करें वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड, ये किसकी है? ये है यूसुफ मलाला की। यूसुफ मलाला की है वी आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। लगातार 22 वनडे मैच जीतकर किस टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स जो टीम है, इसके द्वारा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। हाल ही में किस देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हुआ है? तो ये हुआ है किसका? चंद्रा नायडू का। चंद्रा नायडू जो है ये पहली महिला क्रिकेटर भी थी और इनका रिसेंटली अभी निधन हुआ है। याद रखना, पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी। ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रिसेंटली खुशहाल कौशिक जो है इनको सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये क्या है? ये भारत के साइबर एक्सपर्ट हैं, भारत के साइबर एक्सपर्ट हैं और इनके द्वारा जो भी वायरस के अटैक्स होते हैं उनके लिए अलार्मिंग जो नोटिस है वो ये दे देते हैं। देखिए साइबर जो क्राइम है, साइबर क्राइम को ना तो हम लोग यूनियन लिस्ट के अंदर रखते हैं, ना स्टेट लिस्ट के अंदर रखते हैं और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर रखते हैं। साइबर क्राइम को हम लोग रखते हैं रेजिडरी जो पावर्स हैं, मतलब अवशेषी जो शक्तियां हैं जिनके ऊपर संसद का अधिकार होता है। तो साइबर क्राइम जो है इसका उल्लेख किसके अंदर है? आर्टिकल नंबर 249 के अंदर। ये आप लोग याद रखना। चलिए, के विजय राघवन क्या है? ये हैं भारत के वैज्ञानिक सलाहकार। ये जो हैं वो भारत के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। विराट चंद्रा, जिन्होंने सबसे कम उम्र के अंदर, मतलब 7 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने किलिमंजारो को फतेह किया है। किलिमंजारो को फतेह किया है विराट चंद्रा ने। जया जेटली कौन है? जया जेटली एक कमेटी है, जया जेटली कमेटी है जिसको ये काम दिया गया है कि जो भी शादी की उम्र होती है, जैसे लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष, तो ये एज जो ग्रुप है इस पर अध्ययन किया जाए कि क्या ये सही है, इसमें बढ़ाया जाए या फिर कमी की जाए। देखिए यहाँ पे और हम लोग अवार्ड देख लेते हैं। नाओमी ओसाका जो है इनको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया था। शकुंतला हर्क सिंह को जो अवार्ड दिया गया था वो वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था और ये क्वेश्चन रिसेंटली हमने लिया भी था। अनुपम खेर जो है इनको हैप्पी बर्थडे मूवी के लिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से सम्मानित किया गया था। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर बेस्ट एक्टर के तौर पर। रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं इनको अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021, मतलब इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल से इनको सम्मानित किया गया था। कृति करनाथ जो हैं ये बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट वाइड इनोवेटर अवार्ड, तो ये जो है इनको सम्मानित किया गया और ऐसा ये भारत की पहली महिला बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, फरजाद बी गैस फील्ड किस देश से संबंधित है? तो आप लोग याद रखना ये संबंधित है ईरान से। देखिए क्या हुआ है, ओएनजीसी जो भारत की कंपनी है, ओएनजीसी भारत की कंपनी से ये टेंडर जो है वो इनके हाथ से फिसल गया है। तो ये फराद बी गैस कहां पर स्थित है? ये स्थित है फारस की खाड़ी में। ये स्थित है फारस की खाड़ी के अंदर।
गल्फ ऑफ पर्सिया, अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि ओएनजीसी जो विदेश लिमिटेड है, ओवीएल, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो है, इन्होंने 2008 के अंदर इस गैस फील्ड की खोज की थी। फरजात गैस फील्ड जो है, इसकी खोज ओवीएल के द्वारा की गई थी। लेकिन फिर अब जब टेंडर डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आई तो ओएनजीसी से निकलकर ये जो टेंडर है ये पहुंच गया पेट्रोपर्स ग्रुप के पास। पेट्रोपर्स ग्रुप जो है वो ईरान का ही एक ग्रुप है, उनको फिर ये टेंडर दे दिया गया था। चलिए, ईरान के अंदर हमारा जो बंदरगाह है वो है चाबहार बंदरगाह, और इसी बंदरगाह से अफगानिस्तान के अंदर वर्ष 2016 के अंदर एक गेहूं की खेप जो है वो भी पहुंचाई गई थी। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरी कोट्टी जो है वो श्रीलंका की राजधानी है। और रिसेंटली भारत और श्रीलंका ने मिलकर एक ट्रेवल बबल जो है उसको निर्मित किया था। चलिए, म्यांमार के अंदर आपको पता है कि अभी क्या चल रहा है, वहां पर कू चल रहा है, मतलब सेना का अधिकार जो है वहां पर हो चुका है। म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी है नेपिताओ। देखिए, हम लोग अभी फारस की खाड़ी के बारे में बात कर रहे थे, तो यहां पर तो है ये फारस की खाड़ी। यहां पर देखिए ये ओमान है, ओमान यहां पर है, और इसका एक छोटा सा हिस्सा यहां पर भी स्थित है। और यहां पर जो एक जल संधि वाटर स्ट्रेट स्थित है जिसका नाम है हार्मुज वाटर स्ट्रेट जो है वो स्थित है गल्फ ऑफ पर्सिया और अरब सागर के बीच में। और यदि पूछा जाए किन देशों के बीच में, तो ईरान और ओमान के बीच में स्थित है हार्मुज जल संधि। चलिए, अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं चिंतन वैष्णव। तो चिंतन वैष्णव को बनाया गया है अटल इनोवेशन का नया मिशन डायरेक्टर। हाल ही में दिग्विजय सिंह झाला का निधन हुआ, वह कौन थे? ये थे पहले सबसे फर्स्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर, पहले पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। कब से कब तक? 1982 से 1984 तक ये एनवायरमेंट मिनिस्टर रह चुके हैं। और ये भारत के पहले एनवायरमेंट मिनिस्टर थे। पहले वित्त मंत्री कौन बनी थी महिला? ये बनी थी निर्मला सीतारमन। लेकिन शुरुआत के अंदर इंदिरा गांधी के पास में ही फाइनेंस मिनिस्ट्री थी। देखिए, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन कराया था कि असम की पहली वित्त मंत्री कौन है, तो ये मैंने आपको कल बताया था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में उस लेडी का नाम जरूर बताना। मिक्स मार्शल आर्ट वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन हैं? तो आप लोग याद रखना, अर्जुन भल्लर जो हैं ये पहले व्यक्ति ऐसे बने हैं, भारतीय मूल के हैं। लेकिन ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं कनाडा के। ठीक है, इन्होंने 2010 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जो है वो भी जीत चुके हैं। देखिए, मैं एक वर्ड यहां पे लिख रहा हूं, कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ के अंदर 2010 में ये क्या जीत चुके हैं? ये गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर वो कंट्रीज काउंट होती है जो कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन का गुलाम रह चुकी है। यहां पे देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है नेत्रा कुमानन। नेत्रा कुमानन ने नौकायान के अंदर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। सीमा बिस्ला, इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। शरद पगारे जो हैं, इन्होंने, सीमा बिस्ला ये तो है कुश्ती से, शरद पगारे जो हैं ये क्या है? इनको दिया गया था व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया था शरद पगारे को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो आप लोग याद रखना, ऑपरेशन प्रहार। और इसका थर्ड वर्जन जो है वो चलाया गया था, क्योंकि रिसेंटली छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय सैनिक जो थे वो शहीद हुए थे, लगभग 35 से 40 के आसपास, इसलिए ये ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भारत में किस नदी पर बनाया गया है? तो आप लोग याद रखना, चेनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। और इसकी हाइट जो है वो लगभग 569 मीटर जो है ये इसकी हाइट बताई जा रही है, और 13 मीटर जो है ये इसकी चौड़ाई है। चेनाब नदी के ऊपर बना है। यदि देखिए हम लोग ये बात करें सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, उसको आप लोग ऐसे याद कीजिए, SJCRVS। तो यहां पे एस जो है वो है सिंधु नदी, फिर नीचे जो एस है यह है सतलुज नदी, ठीक है, ये है झेलम, फिर यह है चेनाब, फिर यह है रावी,
फिर ये है व्यास, ठीक है। तो ये सारे नदियों के क्रम जो हैं ये हमने उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज और सीख लेते हैं कि नदियों के बीच में जो दोआब होता है, जैसे सिंधु और झेलम के बीच में जो दोआब है इसे कहते हैं सिंधु दोआब। झेलम और चेनाब के बीच में देखिए च और झ, तो हम लोग यहां से एक वर्ड उठा सकते हैं, वो है चाज दोआब। फिर रावी और चेनाब के बीच में वो है रेचना दोआब, ठीक है। फिर रावी और व्यास के बीच में ये है बारी दोआब, और व्यास और सतलुज के बीच में ये है बिस्त दोआब। तो ये सारे दोआब जो हैं वो भी हमने देख लिए। यहाँ पर दोआब होता क्या है, दो नदियों के बीच का जो फर्टिलाइज लैंड होती है, उपजाऊ जो क्षेत्र रहता है, उसे हम लोग कहते हैं दोआब। चलिए, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसे दिया गया है, तो आप लोग याद रखना मिस यूनिवर्स जो बनी है ये बनी है एंड्रिया मेजा, जो है वो मिस यूनिवर्स बनी है, ठीक है। कहां की है ये है मैक्सिको की। ये जो है ये मैक्सिको की रहने वाली हैं। इसके अंदर जो सेकंड रनर अप रही हैं वो कौन रही हैं, जूलिया गामा जो हैं वो सेकंड रनर अप, जबकि इंडिया की एडलाइन ये जो आप लोग देख रहे हैं एडलाइन कैस्टिलुना, ये क्या बनी है, ये थर्ड रनर अप इसके अंदर बनी है। जबकि जोजीबिनी तुंजी जो थी ये लास्ट ईयर मतलब 2019 के अंदर ये क्या बनी थी, ये मिस यूनिवर्स बनी थी। ये भी आप लोग याद रखना। और इनका संबंध जो था वो साउथ अफ्रीका से है, साउथ अफ्रीका की थी ये, ठीक है। जैसे आप लोग सुष्मिता सेन का नाम जानते हैं, तो 1994 के अंदर ये मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। सन 2000 के अंदर लारा दत्ता जो हैं ये मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। चलिए 2020 के अंदर ध्यान रखिए कि 2020 में मिस यूनिवर्स की जो प्रतियोगिता थी वो आयोजित नहीं करवाई गई थी कोरोना के चलते हुए। देखिए हम लोग कुछ टर्म को यहां पे सीख लेते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, सीआरआर और एसएलआर। रेपो रेट क्या कहते हैं, देखिए यहां पर आपके पास में है आरबीआई, ठीक है, यहां पर है ये बैंक, और यहां पर है आपको यदि पैसे की जरूरत है तो आप जाते हैं किसके पास में, बैंक के पास में। बैंक क्या करता है, वही डिमांड करता है आरबीआई से। तो आरबीआई क्या करता है कि जिस रेट पर इस बैंक को पैसा देगा वो कहलाएगी रेपो रेट, और फिर ये पैसा किसके पास में जाएगा, उस कस्टमर के पास में जाता है। तो ये पैसा उस कस्टमर के पास में जाएगा और कस्टमर उसे मार्केट में खर्च करेगा, तो हम लोग ये कहेंगे कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, तरलता जो है वो बढ़ चुकी है। तो इसे तो हम लोग कहेंगे रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या कहेंगे कि जब बैंक के पास में अतिरिक्त जो मनी होती है, एडिशनल जो मनी है, उसे बैंक जो है वो आरबीआई के पास में जमा करता है, और उस पर आरबीआई जो है जो ब्याज दर देता है उसे हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट जो है वो कितनी है, 3.35। बैंक रेट और एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है ये हमेशा सेम रहती है। और ये क्या होती है एमएसएफ, कि मान लीजिए कि कोई बड़ी कंपनी है, उसे कम समय के लिए ऋण चाहिए और ज्यादा ब्याज देने के लिए वो तैयार है, तो एमएसएफ पर उसको क्या दिया जाता है, कम समय के अंदर ब्याज दे दिया जाता है। यहां पे देखिए कैश रिजर्व रेशो, ये वो रेशो है जिसको बैंक जो है वो रिजर्व रखता है। जैसे कैश रिजर्व रेशो है ये किसके पास में जमा होता है, ये जमा होता है आरबीआई के पास में। जबकि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो है वो 18% है, इसे बैंक जो है वो खुद अपने पास में ही जमा करके रखता है। तो ये या तो ये सॉलिड फॉर्म में हो सकता है या फिर लिक्विड फॉर्म में, दोनों फॉर्म के अंदर इसको रखा जाता है। मतलब सोना, गोल्ड भी और कैश के अंदर भी इसको रखा जाता है। तो आप लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये समझ गए होंगे। आयुष घर द्वार कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है, तो आप लोग याद रखना हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा ये चलाया गया है, ताकि कोरोना के अंदर जितने भी जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको योगा के द्वारा उनकी इम्यून पावर जो है, योगा के द्वारा उनकी इम्यून पावर जो है उसको इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो आयुष घर द्वार हिमाचल प्रदेश की योजना है। हिमाचल प्रदेश के हम लोग नेशनल पार्क देख सकते हैं, जैसे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क, कहीर गंगा,
इंद्र किला और सिंबल बारा नेशनल पार्क जो है ये स्थित है कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। ये पहले यूनियन टेरिटरी थी और 1 नवंबर 1956 को, जिस दिन राजस्थान भी निर्मित हुआ था और 1 नवंबर को कई सारे स्टेट जो थे वो निर्मित हुए थे, इसी दिन यूनियन टेरिटरी बनाया गया था हिमाचल प्रदेश को। लेकिन 25 जनवरी 1971 को इसे स्टेट का दर्जा दिया गया था। देखिए 25 जनवरी यहां पर डेट है और 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है, वोटर्स डे जो है, वो हम लोग मनाते हैं क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन इलेक्शन कमीशन जो है उसका गठन किया गया था। फीफा विश्व कप 2022 से किस देश ने अपना नाम वापस ले लिया है, तो आप लोग याद रखना नॉर्थ कोरिया जो है इसने अपना नाम वापस ले लिया है। और ये कहां आयोजित होने जा रहा है, ये कतर के अंदर आयोजित होने जा रहा है। ठीक है, तो 2018 में कहां हुआ था, 2018 के अंदर हुआ था ये रशिया के अंदर। ठीक है, फिर उसके 4 साल बाद आयोजित हो रहा है कहां पर, ये कतर के अंदर आयोजित हो रहा है। 2026 के अंदर ये कहां आयोजित होगा, ये आयोजित होगा आपका नॉर्थ अमेरिका में, और नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, उसके बाद में यूएसए और मैक्सिको जो है यहां पर इसको आयोजित किया जाएगा। तो 3 जो है 3 कंट्रीज के अंदर ये आयोजित होगा। इसके जो हेडक्वार्टर हैं, फीफा के जो हेडक्वार्टर हैं वो हैं ज्यूरिक के अंदर। ज्यूरिक के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं, स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसके जो हेड हैं वो कौन है, जियान इन्फेंटिनो। इसके जो हेड हैं वो कौन है, जियान इन्फेंटिनो जो हैं ये अभी इसके हेड हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड जो है वो क्रॉस करती है। आप लोग मुझे बताना कि वो लैटिट्यूड कौन सा लैटिट्यूड जो है दोनों को देशों को अलग करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। किस देश ने पान के पेड़ यानी कि पाम, ये पाम है, पाम के पेड़ तथा पाम के तेल पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। तो पाम जो ऑयल है, यहां पर पाम जो ऑयल है इसके पेड़ों पर और तेल पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, वो है श्रीलंका। क्योंकि लोगों ने लालच के चलते हर जगह पाम के जो पेड़ थे इनको उपजाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनसे इनको कीमत जो है वो अच्छी मिलती थी और काफी ज्यादा उत्पादन ये लोग करने लग गए थे। लेकिन ये जो पाम का पेड़ रहता है ये वहां की स्थानीय फसलों को नुकसान पहुंचाने लग गया था, इसलिए श्रीलंका ने क्या किया कि उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया। देखिए रिसेंटली क्या हुआ था कि हम लोग जो ऑयल परचेज करते थे पाम का, वो मलेशिया से परचेज करते थे। और मलेशिया के बारे में मलेशिया ने क्या किया कि भारत के ऊपर कोई कमेंट किया था जम्मू कश्मीर को लेकर, और इसीलिए भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल के इंपोर्ट को बंद कर दिया और वो नेपाल के थ्रू भारत में आने लगा। लेकिन भारत ने नेपाल से भी क्या कर दिया, पाम ऑयल को क्या कर दिया, इसका इंपोर्ट बंद कर दिया। अब जो है वर्तमान में भारत इंडोनेशिया से क्या मंगाता है, पाम ऑयल जो है उसको इंपोर्ट करता है, पाम का जो फ्रूट है उसको इंपोर्ट किया जाता है। अरब देशों में कौन सा पहला देश बना है जिसने न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया है, तो आप लोग याद रखना यूएई जो है वो पहला देश बना है, अरब कंट्री बना है, और ये स्थापित किया गया है साउथ कोरिया की मदद से। साउथ कोरिया की मदद से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसकी स्थापना की गई है। किस राज्य ने 48 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो आप लोग याद रखना तेलंगाना के द्वारा यह निर्णय लिया गया है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट जो है वो यहां पर स्थापित होने जा रहे हैं। तो तेलंगाना के अंदर ये प्लांट स्थापित होंगे। और रिसेंटली आपको पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग जो पावर प्लांट है, फ्लोटिंग जो सोलर पावर प्लांट है, तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, वो तेलंगाना में स्थापित किया गया। इसका निर्माण 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का निर्माण किया गया। वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है, वो है हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी 2024 तक, वो हो जाएगी अमरावती। ठीक है, अमरावती जो है वो राजधानी होगी आंध्र प्रदेश की। तेलंगाना को गठित करने के लिए 2010 में एक कमीशन गठित किया गया था जिसका नाम था कृष्णा कमीशन। कृष्णा आयोग जो है वो गठित किया गया था। इसमें कुल 5 सदस्य थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 2013 में दी थी और उसी के आधार पर तेलंगाना का निर्माण किया गया था। देखिए तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। आंध्र प्रदेश बना था 1953 में और ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था।
था वो भाषा कौन सी थी? वो थी तेलुगु भाषा। ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना है? वो बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य बना था, कब बना था? 1 नवंबर सन 2000 को। और इस छत्तीसगढ़ बना, इसके बाद में ही राजस्थान जो था वो क्षेत्रफल के क्रम में फर्स्ट नंबर पर आ चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? यदि किया जा चुका है तो वो है तेलंगाना, किया जाएगा तो वो आप लोग याद रखना मध्य प्रदेश के अंदर किया जाएगा, और वो किया जाएगा नर्मदा रिवर के ऊपर। देखिए ये जो नर्मदा रिवर के ऊपर किया जाएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट जो है ये स्थापित किया जाएगा। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और रिफ्ट वैलीज के अंदर बहती हैं। याद रखना रिफ्ट वैली में बहती हैं, और ये बहते हुए कहां गिरती हैं? अरब सागर के अंदर ये गिर जाती हैं। भारत का पहला ऑक्सीजन बार जो है वो कहां पे स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया था कहां पर? दिल्ली एयरपोर्ट पर ये स्थापित किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट जो है इस पर इसको स्थापित किया गया था। रिसेंटली आपको पता होगा कि एक ऑक्सीजन पार्क जो है वो भी स्थापित किया गया था तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में किया गया था, और वो निर्मित किया गया था किससे? बीमा बांस से निर्मित किया गया था। बीमा बांस एक ऐसा बांस है जो कि एक दिन के अंदर 1.5 फीट तक इसकी लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपचार प्रक्रिया को हटा दिया गया है? तो आप लोग याद रखना प्लाज्मा थेरेपी जो है इसको अब हटा दिया गया है ट्रीटमेंट के मेथड से, क्योंकि ये जो है ये एक पैसिव मेथड है। देखिए यदि आप लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाकर आप लोगों में इम्यूनिटी जो है उसको डेवलप किया जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, यदि डायरेक्टली आपको एंटीबॉडीज दे दी जा रही है, एंटीबॉडीज ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी कहा जाएगा किसको? प्लाज्मा को। और प्लाज्मा के अंदर क्या होती हैं? एंटीबॉडीज होती हैं। तो ब्लड का एक बार हम लोग स्ट्रक्चर जो है वो समझ लेते हैं। ब्लड का जो पीएच है वो रहता है 7.4। ठीक है, ये हमारे बॉडी वेट का लगभग 7 से 8% रहता है, और पूरे बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर जो है वो ब्लड पाया जाता है। ब्लड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होता है इसका सॉलिड पार्ट और एक होता है लिक्विड पार्ट। तो लिक्विड पार्ट जो है इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। ये होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में 90% क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है वो एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। यदि प्लाज्मा से हम लोग फाइब्रिनोजन को बाहर निकाल दें तो जो मटेरियल बचता है उसको हम लोग कहते हैं सीरम। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बाहर निकाल दिया तो सीरम बचेगा, और प्लाज्मा में ही क्या उपस्थित होती हैं? एंटीबॉडीज जो हैं वो उपस्थित होती हैं। इसीलिए प्लाज्मा को वन बॉडी टू अनदर बॉडी के अंदर क्या किया जाता है? ट्रांसफ्यूज किया जाता है। सॉलिड जो पार्ट है ये कितना होता है? ये होता है 45%, जबकि लिक्विड पार्ट कितना होता है? 55%। सॉलिड पार्ट को हम लोग 3 पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो हैं इसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट जो हैं वो सॉलिड के रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कल के 18 मई के एमसीक्यू हैं, उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। भारत का 6000वां रेलवे स्टेशन कौन सा बना है जहां पर वाईफाई की सुविधा दी गई है? तो आप लोग याद रखना हजारीबाग झारखंड के अंदर स्थित है। और मिदनापुर कौन सा था? 5000वां। पहला कौन सा था? मुंबई सेंट्रल। गांधीनगर महिलाओं के द्वारा संचालित पहला रेलवे स्टेशन था। बुजुर्गों की समस्याओं को दूर करने के लिए एल्डर लाइन जो है वो शुरू की गई। 14567 ये इसका टोल फ्री नंबर था। किस देश में डायनासोर की नई प्रजाति के अवशेष खोजे गए जो हाथी की तरह आपस में बात कर सकते थे? तो ये मैक्सिको के अंदर खोजे गए हैं। नीति आयोग के द्वारा अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर विकसित किया जाएगा? देखिए नीति आयोग जो है वो किसको विकसित करेगा? ग्रेट निकोबार को विकसित करेगा। विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने सिंथेटिक कैनबेनॉइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया? मतलब भांग पर जो प्रतिबंध लगाया वो है चाइना। वैश्विक कोवैक्स गठबंधन इस अलायंस में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है पंजाब। अजंता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? तो आप लोग याद रखना असम की वो वित्त मंत्री बनी है। नारदा घूस कांड किस राज्य से संबंधित है? तो यह है वेस्ट बंगाल से। मैंने इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर जो है वो भी अपलोड किया है। भारत में
आयोजित होने वाली AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित कहाँ की जाएगी? बेलग्रेड के अंदर, जो कि सर्बिया की कैपिटल है। महिला रग्बी विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पर? न्यूजीलैंड के अंदर किया जाएगा। हाल ही में, ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य के द्वारा म्यूकोरमाइसिस रोग का निःशुल्क इलाज करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसमें आंखें जो हैं वो लाल हो जाती हैं, और जब ये अपने ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करता है तो उससे बचने के लिए आंखें जो हैं उनको भी निकाला जा सकता है। इसको ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। तो ये आज आपका स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है। किस देश के द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में ऑक्सीजन के प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ये आज आपका स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और यदि कोई भी आपको इसमें जो सुधार चाहते हैं वो मुझे फीडबैक में दीजिएगा कि सर आप इसमें इस चीज को इंक्लूड कर लीजिए, ये चीज इसमें कमी है। तो जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। तो कमेंट सेक्शन में इस चीज का आंसर मुझे जरूर कीजिएगा। तो स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए लेके आता है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और स्टडी ग्लव्स आप लोगों के लिए ऐसे ही सेशन जो है वो लाता रहेगा। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। कल मिलते हैं बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।